साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत की कड़ी में होम रूल लीग आंदोलन के बारे में समझेंगे। भारत में स्वशासन के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसके बारे में समझेंगे। इसे मैंने पीटी और मेंस दोनों के उद्देश्य से रखा है और साथ ही प्रयास किया है कि सारे तथ्यों और तर्कों को एक साथ रख सकूं, समायोजित कर सकूं। इसमें मैं बताते चलूँगा आपको कि ये आंदोलन कहाँ से प्रेरित था, भारत में किस प्रकार से चला और साथ ही आने वाले भारत के जो आज़ादी की लड़ाई थी उसे कैसे प्रभावित किया। इसके साथ मैं आपको बीच बीच में बताते चलूँगा कि परीक्षाओं में प्रश्न प्रारंभिक दृष्टिकोण से कैसे पूछ सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पर आप जाकर के उन प्रश्नों को देख सकते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित पूछ चुका है या पूछा जा सकता है। पूछ चुका है वो तो पूछ चुका है, पूछा जा सकता है वो हमने अपने स्तर से तैयार किया। सबसे पहले देखते हैं होम रूल आंदोलन भारत में। याद रखिए, होम रूल मूवमेंट इन इंडिया, ऐसे ये आयरलैंड में चला था 72-75 के दौर में। वहाँ एक राजनीतिक दल थी, उसने आयरलैंड के लिए एक आंदोलन चलाया, बोला कि भाई देखिए हमें भी स्वशासन दीजिए। होम रूल का मतलब ही होता है घर का शासन, तो घर का शासन हमको अपने करने दीजिए, आप मत कीजिए। आयरलैंड का जो किस्सा कहानी है वो बिल्कुल ही एक अलग कहानी है, उस पर न जाते हुए संक्षेप में मैं बता दूं कि आयरलैंड के लोग जो हैं वो ब्रिटेन से अपने आप को स्वतंत्र होना चाहते हैं या रखना चाहते हैं या चाहते हैं कम से कम वहाँ हमारा शासन चले। क्यों, कैसे, कब, ये एक अलग विषय वस्तु है, इसके लिए अलग वीडियो है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये आंदोलन जो था वहीं प्रारंभ हुआ था एक राजनीतिक विचार के तहत। हालांकि कभी भी उस दौर में आयरलैंड को ये चीज़ नहीं मिली। उसी से प्रभावित होकर के भारत में ये आंदोलन चलाया गया। इसके मुख्य प्रवर्तक जो थे भारत में वो एनी बेसेंट थे। कौन थी? एनी बेसेंट। तो अब आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि होम रूल लीग कहाँ से आया और भारत में किसने लाया। आयरलैंड से आया और भारत में एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया। अब एनी बेसेंट कौन थी, कैसी थी, इसके लिए अलग मैंने वीडियो बना रखा। भारत के जितने भी क्या कहते हैं महापुरुष थे या उन लोगों ने जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की, उसके लिए हमने एक अलग सीरीज के तहत वीडियो बनाए। आपको पता है कि जो हमारे संविधान में महिलाओं को अधिकार दिया गया, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, उसके प्रारंभ एनी बेसेंट ने ही किया था। ऐसे तो ज्योतिबा फुले और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अथक प्रयास किए थे, लेकिन लिखित रूप से संवैधानिक दस्तावेजों में कुछ अधिकार दिए जाएं, इसके लिए सबसे पहला और बड़ा आंदोलन यही एनी बेसेंट ने चलाया था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी एनी बेसेंट। तो देखिए, ये जो तथ्य है वो हमने आपके समझने के लिए और साथ ही प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी लिख कर रखा है, ताकि आप इसको ध्यान रखें, जब परीक्षाओं में पूछे तो गड़बड़ा नहीं जाए। देखिए, पहला क्या लिखा है कि 1916 के दौरान तिलक एवं एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। तो होम रूल लीग का स्वरूप कैसा था? अखिल भारतीय था। हालांकि उन्होंने 2 भागों में बांट के किया था, वो मैं बता देता हूँ कि दोनों भाग कैसे कैसे थे। लेकिन ध्यान रखिए कि परीक्षाओं में जब पूछे कि होम रूल लीग आंदोलन का स्वभाव कैसा था, तो अखिल भारतीय था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरह से स्वशासन प्राप्त करना था। देखिए एकदम सीधा, इसमें आपको 2-3 चीज मिल जाएगा। पहला, क्या ये पूर्ण स्वशासन था? तो नहीं, ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए था। किसके अधीन रहते हुए? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए। किस तरह से? संवैधानिक तरह से। क्या प्राप्त करना था? स्वशासन प्राप्त करना था। तो जब परीक्षाओं में पूछे, उलट पलट के पूछे, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, 30 तक भारत के जितने भी राजनीतिक मांगे थी वो सब इसी के इर्द गिर्द घूमते थे। कोई ये नहीं कह रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। जब साइमन कमीशन ने भारतीयों को खुलेआम चुनौती दे दी और भारतीय राजनीतिक वर्ग अपने आप को बिल्कुल उपेक्षित समझा और अपने आप को जब इंग्लिश लोगों के द्वारा बिल्कुल तिरस्कृत समझे, तभी जाकर के उन्होंने एक
पूर्ण स्वराज की मांग को रखा, और भी तब जब राजनीति में नए पौधे, नई खेप आ चुकी थी। हालांकि कोई राजनीतिक मांग एकाएक नहीं उभरती है, पहले से उभरती है, लेकिन होता है कि उसको रखा कैसे जाए। तो 30 में ही आकर के ये चीज़ हुआ था। तो ध्यान रखिए, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वतंत्रता नहीं। देखिए, होम रूल लीग का मुख्य मांग ही होता है स्वशासन, संघवाद से मुक्ति नहीं, संघ से मुक्ति नहीं, केंद्र से मुक्ति नहीं, अपने क्षेत्र में अपना शासन हो, ताकि हम शासन को एक उदार रूप दे करके चला सकें। संवैधानिक तरह से स्वशासन प्राप्त करना था। तो अब यदि पूछे कि होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक तरह से स्वशासन प्राप्त करना या असंवैधानिक तरह से या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, तो ये आपको ध्यान रखिएगा कि वो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। दोनों का यह आंदोलन, तिलक एवं एनी बेसेंट, आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। अब परीक्षाओं में पूछे कि कहां से प्रभावित था, तो आयरलैंड के होम रूल लीग से प्रभावित था, और वहां एक पार्टी थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान चलने वाला एक विशिष्ट आंदोलन था, जिसे स्वशासन को महत्व देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। ये भी एक अच्छा खासा पॉइंट था जिसे हमने लिख लिया। आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि होम रूल लीग ही एक ऐसा आंदोलन था जिसके बाद भारत में उसी के आधार बना करके तरह तरह के आंदोलन प्रारंभ हुए, और फिर तब तक चले जब तक भारत आजाद नहीं हुआ। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें था। एक चीज तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम महायुद्ध, जब आपसे कोई पूछ दे, परीक्षाओं में पूछ दे कि भारत में प्रथम महायुद्ध के दौरान चलने वाला एक अखिल भारतीय आंदोलन था, तो ऑप्शन रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है यही क्या कहते हैं, होम रूल लीग आंदोलन था। हालांकि छोटे छोटे आंदोलन और भी चले थे, लेकिन अखिल भारतीय जो महा आंदोलन चला था यही चला था। इसके पीछे भी एक कारण था। कारण यह था कि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो भारत के उदारवादियों को लगता था कि यदि हम इंग्लैंड को सहयोग देंगे तो इंग्लैंड हमें स्वशासन देंगे बदले। उन्होंने दिया, लेकिन जब उन्हें लग गया कि ये तो होने वाला नहीं है, तो फिर वो नाराज हो गए, नारुष्ट हो गए। इधर जो उग्रवादी थे उन्हें तो साफ था कि अंग्रेज कुछ देने वाले नहीं है, उसके लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो यही जो उग्र थे, इन्हीं के तत्वाधान में ये चीज चला। और प्रथम महायुद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक, जिसमें क्या क्या था, जिसमें स्वशासन के महत्व देते हुए, स्वशासन होना चाहिए, क्या क्या, धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार। देखिए, किसी भी देश के आधारभूत जरूरतों में यह चीज होता है। कोई भी देश जो धर्म के पागलपन में पगलाया हुआ है आगे नहीं बढ़ सकता। यदि वहाँ राजनीतिक सामाजिक सुधार नहीं हुए हैं तो आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे कुछ भी कर ले, कितनी भी पैसा आ जाए, कितनी भी सामर्थ्य आ जाए। और साथ ही एक राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए, एक ऐसा शिक्षा का एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जो पूरे राष्ट्र को समाहित कर सके, किसी को श्रेष्ठ, किसी को क्या कहते हैं अश्रेष्ठ न घोषित करे। ऐसा न हो कि हम किसी को शिक्षा में बहुत श्रेष्ठ घोषित कर रहे हैं, किसी को निकृष्ट घोषित कर रहे हैं। धरती पे सब चीज़ बराबर होते हैं, न कोई ऊपर होता है न कोई नीचे होता है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में सब बराबर हैं, उसी प्रकार धरती पे भी सब बराबर होते हैं। जितने भी दुनिया भर में लोकतांत्रिक देश हैं, जो अच्छे लोकतांत्रिक देश हैं, उन्हें उनके पाठ्यक्रम को देखिए, उनके सिस्टम को देखिए, वो लोगों को सही चीज़ों की जानकारी देते हैं। गलत है कि सही है, वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। सत्ता के द्वारा ये नहीं बताया जाता है कि अमुक चीज़ बहुत गलत था, अमुक चीज़ बहुत सही था। ये कैसे होता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। जब आप आधुनिक चलचित्रों को देखते होंगे, फिल्मों को देखते होंगे, तो देखिएगा उनमें नाजियों को बहुत दिखलाया जाता है कि नाजी ऐसे थे, नाजी यो कर रहे थे, नाजी यो कर रहे थे। लेकिन उस पूरे फिल्म में या पूरे साहित्य को भी पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको जर्मन से नफरत नहीं होगी, उन नाजियों से होगी, नाजियों की उस विचारधारा से होगी जो तत्कालीन समय में पूरी दुनिया को कराहने पर मजबूर कर रहे थे। यही चीज उत्कृष्टता होती है। कोई भी जो देश है इन आधारभूत चीज़ों के बाद ही बढ़ पाती है। तो इसी को मांग को प्रमुखता से इसमें रखा गया। इसके बाद इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने प्रसिद्ध वाक्य, तिलक का जो सबसे प्रसिद्ध वाक्य है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने दिया था। तो जब परीक्षाओं में पूछे तो इसको ध्यान रखेंगे।
बात समझ रहे हैं? तो ये प्रमुख कुछ पॉइंट थे जो परीक्षाओं में इनसे संबंधित पूछे जाते हैं प्रारंभिक, मतलब पीटी में। अब देखते हैं होम रूल लीग, जो अलग अलग दोनों के द्वारा, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा जो प्रारंभ किया गया था, उससे संबंधित प्रमुख तथ्यों को। अब देखते हैं दोनों के अलग अलग लीग को, जो एक परीक्षाओं में पूछता है, उसी उद्देश्य से हमने रखा है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे कथा कहानियाँ थे, बहुत सारे तथ्य हैं जो आपको जब मानक किताबों को पढ़ेंगे तो मिलेगी। सार संक्षेप यही था कि भारत में जो राजनीतिक वर्ग था उसमें कहीं न कहीं आपसी मनमुटाव, मतभेद भी थे राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक सिस्टम को चलाने के प्रति। कोई व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं था। राजनीति में ये तो होते हैं, कोई पक्ष रहेगा, कोई विपक्ष रहेगा। चूँकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस ही पक्ष थी, कांग्रेस ही विपक्ष थी, तो इसी कारण क्या हुआ कि दोनों ने अलग अलग आंदोलन चलाया और दोनों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र भी अलग ही रखे। कभी एक दूसरे के कार्यक्षेत्र को क्रॉस नहीं किया, एक दूसरे के इलाकों को क्रॉस नहीं किया, लेकिन जहाँ तक बन पड़ा एक दूसरे को सहयोग किया, यानी कि उनका रवैया सहयोगात्मक था। ध्यान रखेंगे, लिखते समय ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तिलक का होम रूल लीग। तिलक ने अपना इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किया। कब किया? अप्रैल 1916 में। ध्यान रखेंगे, एनी बेसेंट का जो था वो सितंबर 16 में था। तो जब पूछ देता है कि निम्न में से किसने पहले प्रारंभ किया, तो ध्यान रखेंगे तिलक का पहले था। इनकी प्रथम मीटिंग जो थी वो बेलगाम में हुई और इसका मुख्यालय पूना में था। ध्यान रखेंगे, तिलक का जो होम रूल लीग था उसका प्रथम मीटिंग बेलगाम में हुआ और इसका मुख्यालय पूना में हुआ। ये टोटल 6 क्या कहते हैं शाखाओं में संबंधित था। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र में थी, लेकिन बंबई को छोड़ करके कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार में था। इसे 6 शाखाओं में संगठित कर स्वराज की मांग की गई। इसमें भाषाई प्रांतों की स्थापना, इसको ध्यान रखेंगे, शिक्षा का प्रसार मुख्य लक्ष्य था। देखिए, भाषाई प्रांतों की जो हमारी मांग थी कितनी पुरानी चल रही थी भाषा के आधार पे। देखिए, भाषा जो होता है ना, वो लोक संस्कृति और लोक चेतना का एक विशिष्ट या विशिष्टता होती है। कोई भी धर्म, कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति हो, वो एक अलग बात होती है। यदि उसकी अपनी भाषा है या तो ठीक है, अपनी भाषा नहीं है तो अपनी भाषा को खोजती है। हमारा ऊपरी आवरण, बाह्य आवरण जिसे हम धारण करते हैं वो अलग हो सकता है। जैसे धर्म, पौधा लोग धर्म करते हैं, देश कहते हैं, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन भाषा जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। पूरी दुनिया में जाएंगे तो इसकी जड़ में आपको भाषा मिलेगी। दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं, जितने भी झगड़े झंझट होते हैं, उसमें बहुत सारे जो झगड़े हैं या बहुत सारे जो क्लेश हैं राष्ट्रों में, वो भाषा के कारण ही है। इसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ, आप भी देखे होंगे। जैसे पाकिस्तान में जब बना तो इस्लाम के नाम पर बना, इस्लामिक राष्ट्र के नाम पर बना, लेकिन महज 20-25 साल में ही देश टूट गया। क्यों? क्योंकि भाषा अलग अलग थी। भाषा जो थी उन धर्मों को नहीं जोड़ पाई, या धर्म जो था उन 2 भाषाओं को नहीं जोड़ पाए। बंगाली के लिए बंगाली प्रमुख था और पाकिस्तानी के लिए उर्दू प्रमुख था। थे तो दोनों एक ही धर्म, लड़े भी एक ही धर्म के लिए, धर्म के नाम पर बैठे भी एक ही जगह पे, लेकिन टूट गया। जैसे ही भाषा के नाम आई, धर्म टूट गया, धर्म खत्म हो गया, धर्म का जो ऊपरी आडंबर था छिन्न भिन्न हो गया। तो ये पूरी दुनिया में चलता है। आप श्रीलंका को देख लीजिए, वहाँ सिंहली और बौद्धिस्ट जो हैं, सिंहली और तमिल है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई धर्म का मामला नहीं है, सीधा सीधा भाषा का मामला होता है। ऐसे पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे देश में भी इसकी एक सुगबुगाहट थी। राजनीतिक वर्ग ये जानता था कि यहाँ क्या होने वाला है, तो उन्होंने भाषाई आधार पे राज्यों की जो मांग थी वो शुरू से ही उसको तवज्जो किया, उसको इज्जत की। और कालांतर में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भाषा के आधार पर ही प्रांतों का गठन किया गया, ताकि लोग राजनीतिक रूप से अपने भाषा के प्रति संतुष्ट रहें। तिलक ने मराठी भाषा में केसरी एवं अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक पत्रों से इसे फैलाया। याद रखिएगा, तिलक का पत्र जो था केसरी, वो मराठी भाषा में था और अंग्रेजी भाषा में मराठा था। यानी मराठा उनका जो पत्र था वो अंग्रेजी में था और केसरी जो था वो मराठी भाषा में था।
कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, परीक्षाओं में पूछता है तो गड़बड़ा मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा इसको। सबसे अच्छी बात होती है कि आप एक नोटबुक लिखें, सारी चीज़ को लिख लें और उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसको पढ़ते रहें, देखिए समझ में आ जाएगी। जोसेफ बपतिस्ता इसके अध्यक्ष एवं एनसी केलकर इसके सचिव थे, यानी कि तिलक का जो होम रूल लीग था उसके अध्यक्ष थे जोसेफ बपतिस्ता और सचिव थे एनसी केलकर। इसको ध्यान रखेंगे, यही सबसे ज़्यादा पूछता है कि निम्न में से तिलक के होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष थे या सचिव थे, ध्यान रखेंगे। मैंने बताया दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है देख देता हूं। मैं बोल देता हूं, जोसेफ बपतिस्ता इसके अध्यक्ष थे एवं एनसी केलकर इसके सचिव थे, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट ने सितंबर 16 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की और इन्होंने कहां किया? मद्रास में किया। आधुनिक नाम क्या है मद्रास का? तो मद्रास में किया और इस लीग के सचिव जो थे जॉर्ज अरुंडेल थे तथा जे बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सीपी रामास्वामी अय्यर इसके नए छत्रप थे। देखिए नए छत्रप थे, हमने लिख दिया है। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वो व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था लेकिन उसका प्रभाव कम था। तिलक का जो होम रूल लीग था ये ज़्यादा प्रभावित था। एनी बेसेंट का कम था लेकिन एनी बेसेंट के जो सदस्यों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। तिलक के जो सदस्य होम रूल लीग के जो सदस्य थे उससे बहुत ज़्यादा इनके सदस्यों की संख्या थी, बहुत ज़्यादा लोग इसमें जुड़े क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र भी बड़ा था। और इसी में जवाहरलाल नेहरू, जे बनर्जी, सीपी रामास्वामी अय्यर जैसे नए नए छात्र भी जुड़े और उन्होंने अपने राजनीतिक उपस्थिति को इस आंदोलन में दर्ज किया और यहीं से वो लोग फिर जुझारू नेता के रूप में आगे आए और फिर कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अपने कंधों पर उठाया। तिलक के क्षेत्र को छोड़कर यह पूरे भारतवर्ष में चला, यानी कि तिलक का जो इलाका था ये कुछ इलाके इसको छोड़ करके ये पूरे भारत भर में चलते रहा। 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट और उन्होंने कहा था कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि पैरों पर खड़ा है। देखिए जब एनी बेसेंट चेयरमैन बनी, माननीय अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, तो उन्होंने प्रसिद्ध वाक्य बोला। इस प्रसिद्ध वाक्य को पढ़िए, राजनीतिक में अर्थ लगाए जाते हैं, मायने लगाए जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि पैरों पर खड़ा है। यानी कि साफ साफ उदारवादियों को संदेश दिया गया कि अब हम लड़ेंगे। जो आपने मैंने वीडियो बनाया था, देखे होंगे या देखिए कि उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा हमारे देश में चल रही थी। तो जब सूरत फूट हुई, लखनऊ समझौता हुआ, तो कालांतर में जब विचारधारा आगे बढ़ते चली तो जब 1917 में एनी बेसेंट चेयरमैन बने तो उन्होंने ये भाषण दिया, ये बात बोली। ये बात राजनीति में किसी भी बात के अर्थ के मायने निकाले जाते हैं। अब इसका अर्थ आप खुद लगाइए कि अब घुटनों पर नहीं खड़ा है, यानी कि उदारवादी जो घुटनों पर बैठ के मांग रहे थे कि दे दीजिए, अब हम नहीं मानेंगे, अब हम पैर पर खड़ा है। लेकिन याद रखिए ये पैर पर खड़ा है, खड़ा किस लिए है? लड़ने के लिए भी खड़ा है, हो सकता है मांगने के लिए भी खड़े हैं, लेकिन अभी वो मांगने के लिए ही खड़े हैं, लड़ने के लिए नहीं, लेकिन पैर पर खड़े हैं। अब घुटना पर हम नहीं हैं। अब इनका लीग तिलक की अपेक्षा कमजोर था परंतु सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थे, यानी कि इनके जो लीग के जो सदस्य थे वो बहुत ज़्यादा थे। हालांकि ओवरऑल दृष्टिकोण से देखा जाए तो तिलक की अपेक्षा इनका जो प्रभाव था वो कम था। तो ये था दोनों के अंतर। अब देखते हैं इससे संबंधित अन्य सारे तथ्यों को। अब देखते हैं इसके समाप्ति एवं प्रभाव पर, मतलब आंदोलन में कैसे हुआ, कौन कौन लोग चलाए। इसके कार्यक्रम जो होते थे वो बिल्कुल सिंपल थे। लोग मतलब अपनी मांगों को लेकर के जाते थे और तरह तरह के रचनात्मक कार्यों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें शिक्षा का प्रसार और यदि छोटे छोटे स्तरों पर देखें तो उन सामाजिक बुराइयों को दूर करना जो तत्कालीन समय में हर जगह में बैठी हुई थी। और साथ ही
स्त्रियों को भी जोड़ना, विद्यार्थियों को जोड़ना और लोगों जो भी आम जन थे उनको इस जनभागिता होती है या आम लोगों की जो जनभागिता होती है उसे इस आंदोलन में समाहित करना। देखिए ये सारे चीज़ जो थे ये गांधी पूर्व के एक्सरसाइज थे। गांधी ने इन्हीं चीज़ों को लेकर के इसे पूरे भारत में फैला दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि होम रूल लीग जो था वो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक विद्यार्थियों, पढ़े लिखे वर्गों तक ही सीमित था। कालांतर में गांधी जी ने इसी हथियार को उठा करके जन जन तक फैला दिया। तो इसे आप गांधी आंदोलन का एक पूर्वगामी एक्सरसाइज कह सकते हैं। तो समाप्ति, देखिए समाप्ति कैसे हो गया, सीधी सी बात है, मैं संक्षेप में बता दूं तो ये नेतृत्व विहीन होकर समाप्त हो गया। इसके पीछे कारण ये था कि 17 में अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट और इसी बीच इंग्लैंड की सरकार ने बोला कि देखिए ऐसा है कि भारत में अब भारतीय लोगों को भी शासन में शामिल किया जाना चाहिए। और देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने एडविन मॉन्टेग्यू जो बने थे भारत सचिव बनाया और मॉन्टेग्यू को भारत समर्थक माना जाता था। और साथ ही उन्होंने ब्रिटिश संसद में कहा कि शिक्षित भारतीयों की मांग निस्संदेह उनका अधिकार है और उन्हें अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। इस ध्यान दीजिएगा कि इनका कथन था, मतलब जॉर्ज लॉयड जो थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस दौर में, तो उन्होंने कहा कि देखिए शिक्षित भारतीयों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है और उन्हें दिया जाना चाहिए। और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने मॉन्टेग्यू को भारत सचिव नियुक्त किया। जो कालांतर में 1919 में रिफॉर्म आया वो उसी से प्रभावित था। तो जब रिफॉर्म आ गया तो एनी बेसेंट सरकार समर्थक बन गई। इसी बीच पहले क्या हुआ था कि लीग के प्रभाव को बढ़ते देखते हुए जून 1917 में एनी बेसेंट एवं अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि 17 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया और एनी बेसेंट की गिरफ्तारी पर ही एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो जब परीक्षाओं में पूछे कि एस सुब्रमण्यम ने किस आधार पर नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, तो एनी बेसेंट की गिरफ्तारी में और होम रूल लीग आंदोलन के दौरान में किया था। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए जब ये सब चीजें हुई, मतलब ये गिरफ्तार हुई, कालांतर में वो सरकार की समर्थक बन गई। क्या बन गई? सरकार के समर्थक बन गई। तो एक धड़ा जो हुआ वो नेतृत्व विहीन हो गया। दूसरा धड़ा तिलक जो थे वो केस लड़ने चले गए इंग्लैंड में। वो अपने एक मानहानि का केस था उसको लड़ने के लिए चले गए। हालांकि वो मानहानि का केस बहुत इंटरेस्टिंग था, वो एक अलग कहानी है। मैंने उसको तिलक के जो चैप्टर है उसी में रखा है, यहाँ पर उतना कहानी सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो एनी बेसेंट का धारा था वो एनी बेसेंट के सरकार समर्थक होने के कारण नेतृत्व विहीन हो गया और तिलक का जो धारा था वो तिलक के इंग्लैंड जाने के कारण नेतृत्व विहीन हो गया। तो कोई भी आंदोलन नेतृत्व विहीन नहीं चल सकता। इसी बीच भारतीय राजनीति में एक अलग महानायक का उद्भव हुआ और वो थे गांधी। गांधी ने इन सब को एक साथ कर दिया और 1920 में इसकी अध्यक्षता स्वीकार कर ली। किस कब? 1920 में, या सदस्यता और अध्यक्षता जो भी कह सकते हैं दोनों। तो कब? 1920 में। इसको ध्यान रखेंगे कि 1920 में की थी। और साथ ही बॉम्बे, यानी कि 1920 में ही बॉम्बे में इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। तो जब पूछे कि होम रूल लीग आंदोलन के नाम को कब बदला गया, तो 1920 में बॉम्बे में नाम क्या रखा गया? स्वराज सभा। और फिर उन्होंने इसके संविधान में भी संशोधन कर दिया। अब बोला कि देखिए अहिंसा की पद्धति से, किस पद्धति से? अहिंसा की पद्धति से हम स्वराज प्राप्त करेंगे और स्वराज प्राप्त करने का हमारा एक लक्ष्य होगा। सिर्फ आज़ादी नहीं, एक लक्ष्य होगा और हम उस लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। याद रखिए, चतुर आदमी, चतुर राजनीतिक जो होता है अपने राजनीतिक सिस्टम को धीरे धीरे चलाता है और अपनी राजनीतिक प्राप्ति को धीरे धीरे प्राप्त करता है। क्योंकि जो भी राजनीतिक प्राप्ति धीरे धीरे सने सने होती है उसमें व्यापक अनुभव समाहित होते हैं और उसी अनुभव से फिर देश और सिस्टम दोनों चलते हैं। अब है इसका प्रभाव। देखिए प्रभाव यदि एक लाइन में मुझसे कोई पूछे तो यही है कि इसने भारत के जो एलिट वर्ग की लड़ाई थी उसको अब निम्न मध्यम वर्ग तक पहुंचा दिया। कांग्रेस जो सिर्फ सवर्णों की सभा थी, अब वो
गैर सवर्णों की भी सभा बनने लगी और उसमें वो लोग भी जुड़ने लगे जो बहुत ही छोटे छोटे शहरों से आते थे। साथ ही इसमें राजनीति के अन्य वो नए छात्र भी जुड़े जो कालांतर में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नए सितारे बनने वाले थे। हालांकि मैंने कुछ तथ्य लिखा है। अपने लक्ष्य न पाकर भी इसने लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार किया, यानी कि अपना लक्ष्य तो नहीं प्राप्त कर सका, स्वशासन तो मिला नहीं, लेकिन लोगों को लड़ने के लिए तैयार किया, जुझारूपन लोगों में लाया। लोगों को लगा कि हाँ, हम यदि संगठित होकर लड़ेंगे तो सरकार हमारी बात मानेगी, जैसे उसने 1919 में मानी। इसने ब्रिटिश सरकार को एक नई प्रकार से सोचने पर मजबूर किया एवं इसकी झलक 1919 के सुधारों में दिखा। यानी कि ब्रिटिश सरकार को अब लगा कि देखिए हमें अब इन्हें कुछ देना पड़ेगा, नहीं देंगे फिर राजनीतिक मामला ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इसके प्रभाव से कांग्रेस में पुनः उग्रवादियों का वर्चस्व आया। तो मैंने पहले भी बोला था कि एनी बेसेंट का जो भाषण कि मैं अब घुटनों पर नहीं पैरों पर खड़ा होंगे, साफ साफ संदेश था कि अब उदारवादियों का दौर चला गया है, अब उग्रवादियों का दौर आ रहा है। लेकिन इतना संक्षेप में याद रखें कि गांधी जी ने दोनों विचारधाराओं को समायोजित करके ही लड़ाई को लड़ा। न उग्रवादियों को बाहर जाने दिया और न उदारवादियों को विचार को हटने दिया, सभी को साथ लेकर के लड़ाई लड़ी गई। और वही लड़ाई जो थी तत्कालीन भारत में चली और फिर आज़ादी प्राप्त की। एक चीज़ लास्ट में मैं उपसंहार समझा दूं कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि तरीके सही नहीं थे, तरीके गलत नहीं थे। देखिए, इतिहास है, राजनीति है, उसमें काटम पीटी होते रहेगी। सबसे बड़ी बात होती है कि जनता किस प्रकार की है। यदि जनता लड़ने में सक्षम है तो नेता को भी हथियार उठाना चाहिए, लेकिन जनता लड़ने में सक्षम नहीं है तो निरीह जनता, जो पिछले 10-20 सालों में जिस देश में 1.5 करोड़ से ऊपर जनता भूख से मर गई हो, उस देश में कोई लीडर हथियार उठा के कैसे लड़ सकता है? कौन लड़ेगा हथियार लेकर के? कैसे लड़ेगा? इसके अलावा जिस देश में हर छोटे छोटे ग्रुप्स की अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति है, उस देश में यदि सब नागरिक को हथियार पकड़ा दिया जाएगा तो फिर देश नहीं, देश का बंटाधार हो जाएगा। जैसे अभी अफगानिस्तान में हो रहा है, वहाँ सबके पास हथियार है, सब ग्रुप्स अपने अपने हैं, सबके अपने हित हैं, सब अपनी ही आज़ादी चाहते हैं, देश भाड़ में क्या, कोई मतलब नहीं। वही स्थिति हमारे यहाँ हो जाती यदि वो तरीके अपनाए जाते जो बहुत सारे लोग अपने विचारधारा में वर्तमान में लाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत था, यदि होता तो फिर एक अलग प्रभाव होता, लेकिन तत्कालीन जो हमारे राजनीतिक नेतृत्व थे उन्होंने इसी सोच को प्रश्रय दिया कि हमें अपनी राजनीतिक लड़ाई को अपने पैरों पर लड़ना है और उस तरह से लड़ना है कि हम एक पूरी दुनिया में आदर्श प्रस्तुत कर सके। हालांकि अंग्रेज भी चतुर थे, उन्होंने कहा कि अच्छा, आपने रक्तहीन क्रांति लड़ी है, ठीक है, हम भी आपको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। और उन्होंने भारत में सांप्रदायिकता का ऐसा बीज बोया कि आज तक भारत लहूलुहान। तो ये था हमारा आधुनिक भारत के इतिहास में होम रूलिंग आंदोलन पे एक छोटा सा संक्षेप सा वीडियो। इस वीडियो में हमने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ और सिर्फ समझाने का प्रयास किया है। अपने सारे नोट्स, अपने सारे चीज़ें आप अपने खुद से तैयार करें, अपने शब्दों में तैयार करें और मानक पुस्तकों से तैयार करें, ताकि आपको कहीं पर दिक्कत न हो। मैं फिर से बता दूं कि ये सब वीडियो वगैरह जो हम बताते हैं बहुत सारे जगहों से सार संक्षेप लाते हैं, आप खाली समय में से देखते रहिए। जब भी आपके पास भरपूर समय हो, आप अपने मानक पुस्तकों से नोट्स को बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।